बेसिक टर्म्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। सबसे पहली टर्म होती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग स्टार्ट फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग एक प्रॉपर और सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करना होता है, यानी कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से रखने को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। दूसरा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जो कि पहचानती है कि हमें किस तरीके की ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड करना चाहिए। बिजनेस में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है कि जिनको हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दो लोग बैठकर आपस में बात कर रहे हैं तो वो एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती है जब तक कि उनके बीच में किसी भी तरीके का एक्सचेंज ना हो। जैसे कि अगर हमने किसी को कोई सामान बेचा है या किसी ने हमसे सामान खरीदा है तो वो एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी है, उसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई। देन उसके बाद क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है चीजों को क्लासिफाई करना। हम एंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं कि वो कहाँ पर रिकॉर्ड होंगी और किस नेचर की होंगी। देन क्लासिफाई करने के बाद हम उनको रिकॉर्ड एंड समराइज करते हैं। समराइज करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट से हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स से। यूजर्स हमारे इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। यूजर्स हम उन्हें कहते हैं जैसे कि हमारे कस्टमर्स हो गए और हमारी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर्स, उन सब लोगों को हमें ये बताना जरूरी होता है कि हमने उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया है या हम कितने लॉस में गए हैं। थर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शन। द इकोनॉमिक इवेंट दैट रिलेट्स टू अ बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी एक ऐसा इकोनॉमिक इवेंट का मतलब भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि कोई ऐसा इवेंट जिसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट हो जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, उसी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, एसेट्स। द वैल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस आर नोन एज एसेट्स। कोई भी वैल्यूएबल चीज यानी कि जिसको हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि किसके पास है? बिजनेस के पास। ओन्ड बाय बिजनेस का मतलब होता है कि जिसका मालिक बिजनेस है, वो सब क्या कहलाते हैं? एसेट। जैसे कि मेरे पास मेरी कार हो गई, मेरा घर हो गया, मेरी पेंसिल, पेन, फोन, ये सब क्या है? हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स के टाइप्स 4 होते हैं: फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। First is fixed assets. These assets are acquired for long term use in the business. They are not meant for sale. वो एसेट जो हम अपने लिए खरीदते हैं, ना कि सेल करने के लिए खरीदते हैं, और जिनको हम लंबे समय तक यूज करते हैं। जैसे कि हमारे घर में हमारा जो फर्नीचर होता है वो एक तरीके की फिक्स्ड एसेट्स होता है। दूसरा होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कैश एंड अदर एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन अ ईयर। यानी कि कोई भी ऐसी एसेट्स जिसको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। कैश में कन्वर्ट का मतलब होता है कि या तो हम उसको बेच देते हैं या फिर वो अब हमारे यूज की नहीं रहती, हमारे लिए कबाड़ हो जाती है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम सिर्फ एक साल के अंदर अंदर तक यूज करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? करंट एसेट। जैसे कि हमारे कपड़े हो गए या फिर कोई भी ऐसी टेबल या चेयर हो गई जिसको हम कम समय के लिए यूज करने वाले हैं। Third is tangible assets. Assets having physical existence which can be seen and touched are known as tangible assets. These assets are land, building, plant, equipment, furniture, stock, etc. कोई भी एक ऐसी एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी कि जिसको हम देख पा रहे हैं, एंड टच जिसको हम छू पा रहे हैं, आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स। इन सबको हम क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट। जैसे कि लैंड यानी कि जमीन, बिल्डिंग यानी कि कोई भी इमारत, प्लांट, यहाँ पर प्लांट का मतलब पौधा नहीं होता, प्लांट का मतलब होता है हमारी वो जगह जहां पर हम कोई भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कोई भी सामान हमारा बन रहा है। इक्विपमेंट यानी कि सामान हमारे जो भी हम मशीन्स वगैरह में यूज करते हैं, और फर्नीचर जो हमारा फर्नीचर होता है, टेबल, चेयर, और स्टॉक यानी कि जिस भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसका स्टॉक मेंटेन जो हम गोडाउन में रखते हैं, वो वाला स्टॉक। लास्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। एंड इंटेंजिबल एसेट्स इज एन एसेट दैट लैक फिजिकल सब्सटेंस। यानी कि कोई भी एक ऐसी एसेट जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी कि जिसको हम ना देख पाते हैं, जिसको हम ना छू पाते हैं, लेकिन हाँ हम उसके प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं
पेटेंट्स, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड नेम्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर। पेटेंट्स का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई एक न्यू इन्वेंशन करते हैं, उस इन्वेंशन को हम अपने नाम रख कर लेते हैं ताकि उस इन्वेंशन को कोई भी अगर आगे यूज करे तो उसके ऊपर राइट किसका हो, हमारा हो। तो वो जो एक पेपर वर्क होता है वो हमारा क्या होता है, पेटेंट। ऐसी हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे अकाउंटिंग में यूज होता है वो होता है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है कि एक हमारी एक अच्छी इमेज, यानी कि हमारा एक गुड बिहेवियर, उस गुड बिहेवियर को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गुडविल। तो गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जो हमारे को बिजनेस में फायदा करती है। Next is capital. It is that part of wealth which is used for further production and thus capital consists of all current assets and fixed assets. Capital हमारी वो हिस्सा होता है जो हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारा पैसा या हमारा कोई भी एसेट जो हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज। अब जैसे एसेट्स का मतलब क्या था कि जो चीज हमारी है वो हमारा क्या होता है, क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है उधार, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नहीं है लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं। Liabilities are the obligation or debt payable by the enterprise in future in form of money or goods. Liabilities हमारा दायित्व होते हैं, डेप्ट यानी कि उधार होते हैं जो कि किसको पे करना पड़ता है, एंटरप्राइज यानी कि कंपनी को। कब, इन फ्यूचर, फ्यूचर में कौन सी फॉर्म में, या तो हम उन्हें पैसा लौटाते हैं या फिर हम उन्हें गुड्स लौटाते हैं। गुड्स का मतलब होता है वो सामान या जो भी हमने उनसे उधार लिया हो। लाइबिलिटीज टू टाइप्स की होती है, फिक्स्ड लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। फिक्स्ड लाइबिलिटी, दीज लाइबिलिटीज आर पेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, कैपिटल, लोन्स, डिबेंचर्स, मोर्गेज एटसेट्रा आर इट्स एग्जांपल्स। दीज आर नॉट करंट लाइबिलिटीज। फिक्स्ड लाइबिलिटी का मतलब होता है वो लाइबिलिटीज जो हमने लंबे समय के लिए लिए, यानी कि जो पैसा या जो सामान हमने 1 साल से ज्यादा के लिए लिया है वो सब क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटी। सेकंड, करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज पेबल विद इन अ ईयर आर टर्म्ड एज करंट लाइबिलिटीज। और कोई भी ऐसा उधार जो हम 1 साल के अंदर अंदर चुका देंगे, कोई भी ऐसा पैसा या कोई भी ऐसा सामान जो हम 1 साल के अंदर वापस करने वाले हैं, उसको हम क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटीज। Next is debtors. The terms debtors represent the person or parties who have purchased on credit from us and have not paid for the goods sold to them. यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन या फिर कोई ऐसी पार्टी जिसने हमसे सामान खरीदा है लेकिन क्रेडिट में खरीदा है। क्रेडिट का मतलब होता है उन्होंने हमसे जो सामान खरीदा है वो उधार में खरीदा है। तो जब हमसे कोई उधार में सामान खरीदेगा तो वो फ्यूचर में हमें क्या करेगा, पैसे वापस करेगा। तो कोई भी ऐसा इंसान जो इन फ्यूचर हमें पैसे वापस करने वाला है उसको कैटेगरी हमें हम क्या कहते हैं, डेप्टर। Next is creditors. Next is creditors. Sellers of goods on credit to the firm are known as creditors for goods. यानी कि अगर हमने कोई भी सामान उधार में अगर हमने खरीदा है तो उसको जिसको हमें उसकी पेमेंट वापस करनी होती है वो पर्सन या वो पार्टी क्या कहलाती है, क्रेडिटर। नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स आर द कमोडिटीज इन विच द बिजनेस डील। हमारे बिजनेस का जो भी आइटम होगा जिसमें भी हम डील कर रहे हैं, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, स्कूटी, बाइक्स और भी जो भी जिस चीज का भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, गुड्स। नेक्स्ट इज कॉस्ट। Expenditures incurred in acquiring, manufacturing and processing goods to make it sale worthy are termed as cost of good. यानी कि कॉस्ट का मतलब है कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो हमने अपने गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उसे बनाने में या फिर उसे किसी तरीके की प्रोसेसिंग करने में जो भी हमने पैसा लगाया है अपने गुड्स के ऊपर, वो उसकी क्या कहलाती है, कॉस्ट यानी कि लागत। नेक्स्ट इज परचेज। परचेज इज द अमाउंट ऑफ गुड्स अ कंपनी बॉट थ्रू आउट दिस ईयर। परचेज का मतलब होता है कि हमने एक पर्टिकुलर साल में कितना सामान खरीदा है। सेल, व्हेन परचेज गुड्स आर सोल्ड इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट आर कॉल्ड सेल। जो सामान हम खरीद कर लेकर आए थे जब हम उसे बेच देते हैं कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम होता है रिटर्न्स इनवर्ड। इट इज दैट पार्ट ऑफ द परचेजेस ऑफ गुड्स विच इज रिटर्न टू द सेलर। जो सामान हम परचेज कर लाए थे अगर हम उसका कुछ सामान वापस कर देते हैं सेलर को तो वो क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न, इट इज दैट पार्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स विच इज एक्चुअली रिटर्न टू अस बाय द परचेजर्स। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि जो सामान हमारा बिक चुका था वो परचेजर्स के द्वारा हमें क्या कर दिया गया है, वापस कर दिया गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न।
नेक्स्ट स्टॉक, द गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज टर्म्ड एज स्टॉक, यानी कि वो सामान जो हमारा एक पर्टिकुलर डेट पर हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि हमारी दुकान में या फिर हमारे गोडाउन में कितना सामान एक पर्टिकुलर डेट पर पड़ा हुआ है, कितने पीस हमारे पास उस चीज के पड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्टॉक। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यूज। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस यानी कि वो खर्चा जो हमारे बिजनेस द्वारा किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, रेवेन्यूज को अर्न कर सके। नेक्स्ट लॉस, लॉस इज व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड द इनकम। लॉस कब होता है कि जब हमारा जो खर्चे होते हैं वो हमारी इनकम से ज्यादा हो जाती है। प्रॉफिट, इसका जस्ट अपोजिट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज टर्म्ड एज प्रॉफिट, यानी कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा हो गया है और हमारा एक्सपेंस कम है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। इनकम, इंक्रीज इन द नेट वर्थ ऑफ द एंटरप्राइजेस आइदर फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज और अदर एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज इनकम, यानी कि हमारे बिजनेस ने टोटल कितना पैसा कमाया है उसको हम क्या कहते हैं, इनकम। नेक्स्ट प्रोप्राइटर, एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ द बिजनेस नोन एज प्रोप्राइटर। कोई भी एक ऐसा इंसान या फिर ग्रुप कुछ लोगों का जो कि बिजनेस को रन कर रहे हैं और उसके ऊपर सारा रिस्क वो उठा रहे हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है, प्रोप्राइटर यानी कि मालिक। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स, अमाउंट्स और गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज प्राइवेट और पर्सनल यूज इज टर्म्ड एज ड्रॉइंग। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग बिजनेस एसेट्स फॉर प्राइवेट और डोमेस्टिक यूज इज ऑल्सो ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस का मालिक कोई भी पैसा या कोई भी सामान अपने बिजनेस से निकालता है, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो जो उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा या कोई भी सामान अपने बिजनेस से लिया होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। नेक्स्ट एंट्री, एन एंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एंट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारी जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने को ही क्या कहते हैं, एंट्री कहते हैं। वाउचर्स, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स इन सपोर्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर टर्म्ड एज वाउचर। हम अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स को यूज करते हैं, फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, उन सबके पीछे हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए, और वो प्रूफ हमारा क्या होता है, बिल, सेल का, परचेज का, पेमेंट का, उस बिल को ही हम क्या कहते हैं, वाउचर्स। Next, insolvent. All business firms who have been suffering losses for the last many years and are not even capable of meeting their liabilities out of their assets are financially unsound. Insolvent का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा बिजनेस जिसको बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, और अब वो इस कंडीशन पे नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी हो चुकी है, इंसॉल्वेंट, जिसको हम बोलते हैं कि उस कंपनी का या उस पर्सन का दिवालिया निकल चुका है। इसका जस्ट अपोजिट होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आर दोज पर्सन्स एंड फर्म्स हु आर केपेबल ऑफ मीटिंग देयर लायबिलिटीज ऑफ देयर ओन रिसोर्सेज, यानी कि वो जो पर्सन है या फिर वो जो फर्म है वो अभी भी केपेबल है जो अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं। Next, gain. A gain is an economic benefit that is outside the normal operation of a business, typically from the increased value of an assets. Gain का मतलब क्या होता है कि जब हमने कोई पैसा कमाया लेकिन वो जो पैसा था वो हमारा क्या था, अब नॉर्मल था, यानी कि वो हमने एक्सपेक्टेड नहीं था। एक अनएक्सपेक्टेड जब हमें गेन होता है कब, जब हमारी एसेट्स की वैल्यू एकदम से क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उससे जो हमें इनकम होती है वो हमारा क्या कहलाता है, गेन। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स कंज्यूम्ड, इट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर. एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो खर्चा जो लॉन्ग टर्म के